आप गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात मॉर्निंग शो हमारा, और हम सब की तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करें कि नया साल हमारे लिए नई नवीद लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, और जिस मुसीबत से साल 2019-20 में हम गुजर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अब अख्तिताम हो, और नए सूरज और नई उम्मीद के साथ आज मैं और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है आसिफ। कोशिश करेंगे कि आपको पल पल का अपडेट दें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको रूबरू करवाएं बल्कि मुल्क की सतह पर भी क्या कुछ हो रहा है और उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। और आज कुछ अहम तरीन तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो आखिरी दिन था 31 तारीख की रात गुजरी है, और शब 12 बजे रात 12 बजे आते आते क्या कुछ हुआ है मुल्क के अंदर, किस तरीके का माहौल पूरी दुनिया के अंदर था, और जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोए थे या वो भी कुछ कर रहे थे, जिंदा दिल लोग कहाँ पर थे, यह आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि बड़े लोगों की शिकायतें कल दिन भर रही हैं हमारे साथ। कल मॉर्निंग शो से लेकर रात देर गए तक बड़ी शिकायतें रहीं सोशल मीडिया पर, हमारे साथ जो लोग जुड़े रहे, बड़े सवालात पूछते रहे। वो उन सभी सवालों का जवाब भी आपको आज मिलेगा। हम कुछ कहें न कहें लेकिन आप तक सुलू सवाल, उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा वीडियोस के ज़रिए से, कुछ और ख़बरों के ज़रिए से। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो लोग कल हमसे नाराज़ थे वो ज़रूर प्रोग्राम देखेंगे ताकि उनके सवालों का जवाब आज मिल सके। तो करते हैं ज़रा आगाज़ आज के प्रोग्राम का, लेकिन एक दरख्वास्त के साथ। नए साल की आमद, नए साल का पहला दिन, पहला प्रोग्राम है, इसलिए एक बार फिर आपके सामने ये दरख्वास्त कि आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले यूट्यूब पर आप आएंगे, उसका लाइक सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पर आएंगे, वहाँ पर भी लाइक सब्सक्राइब भी आप करेंगे, शेयर भी करेंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप आएंगे ताकि वहाँ पर और जो कुछ आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हमको ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पेज को, अपनी वेबसाइट को उसी तरीके से डेवलप कर पाएँ और आपकी आराओं के मुताबिक, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको ले चले। तो बढ़ते हैं आगे। आज खबरों का सफ़र शुरू करते हैं जी सरहद से, और सरहद की बात इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि साल 2020 जब इख्तिताम पजीर हो रहा था तो मरकज़ी वज़ीर दिफा की तरफ से एक तफसीली इंटरव्यू सामने आया था, और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही थी। लेकिन अब वज़ारत दिफा की तरफ से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो फौजी तातुल मई के महीने से शुरू हुआ था, 6 से 22 मई के दौरान जिस तरीके से दोनों अफवाज आमने सामने आई थी, वो तातुल अब तक खत्म नहीं हुआ है, और उसको खत्म करने के लिए भारत और चीन 10वें दौर की मीटिंग के बारे में भी अब सोच रहे हैं, जहां पर इससे पहले 9 बार मीटिंग हो चुकी है। फौजी सतह की सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब एक और मीटिंग और वजारत दिफा की तरफ से खबर ये कि इस वक्त भारत और चीन के दरमियान जो तातुल बरकरार है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको कम करने के लिए एक बार फिर फौजी जनरल्स आपस में मिल सकते हैं। जो कमांडर सतह की बातचीत इस बार इससे पहले होती रही है, अब जनरल्स मिलेंगे, और वजारत दिफा की तरफ से बाज़ाब्ता इस मीटिंग को हरी झंडी दे दी गई है। और इस हरी झंडी दिखाने के बाद अब इंतजार इस बात का कि क्या साल 2021 उस तातुल को खत्म करने में कामयाब होगा या नहीं, जो साल 2020 आखिरी लम्हात भी कई सवालात के साथ छोड़कर लाइन ऑफ कंट्रोल पर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चला गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत और चीन के फौजी सरबराहों के बीच, यानी फौजी कमांडर्स के बीच एक बार फिर मुज़ाकरात हो सकती हैं, और इस मुज़ाकरात के हवाले से मरकज़ी वज़ारत दिफा की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है, और मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा के आला ज़िम्मेदारों ने भी इस बात की तस्दीक कर ली है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल ढूंढा जाए। और अब बड़ी खबर ये कि साल की शुरुआत के साथ ही सरहदी तनाव पर मज़ीद पेशरफ्त के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी। अब ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी, उस पर थोड़ा सा इंतजार और है। फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर कि रवा महीने के दौरान ही एक बार फिर भारत और चीनी फौजी जो है वो आपस में बैठेंगे, बातचीत होगी कि सरहदी तनाव और फौजी इनखला के हवाले से किस तरीके से काम किया जाए। बड़ी खबर चीन के हवाले से हम आपके सामने रख रहे थे। बढ़ते अपनी
दूसरी बड़ी खबर की और जल्दी से आपको दूसरी बड़ी खबर भी बताते चले, क्योंकि बच्चों का मामला है और जो बच्चे जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और मुल्क के अंदर भी जो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर ये कि जैसा लगातार हम आपको बता रहे थे कि CBSE के इम्तिहानात होने हैं। बाज़ाब्ता तौर पर कल मरकजी वजीर तालीम की तरफ से इम्तिहानात का ऐलान कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पर CBSE के बोर्ड इम्तिहानात के लिए 10वीं के और 12वीं जमात के जो इम्तिहानात होंगे उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और सरकार के मुताबिक निसाब में तखफीफ की गई है, सिलेबस में 30% तक की कमी पहले ही कर ली गई है और अब 4 मई से 10 जून तक सरकार ने तैयारी कर ली है। इस शेड्यूल के दरमियान साल 2021 में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे, लेकिन साथ ही वजीर तालीम की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि उनकी कोशिश है कि इवैल्यूएशन का प्रोसेस जल्दी से किया जाए। इम्तिहानात मुकम्मल करने के बाद नताइज का ऐलान भी 15 जुलाई तक हो सकता है, जिनका उन्होंने साफ कर दिया। और बड़ी बात यह कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जहां पर इम्तिहानात होने हैं वहां पर उसी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाएंगे जिस तरीके से इससे पहले बोर्ड इम्तिहानात हुए थे, या फिर प्राइमरी स्कूलों के अंदर इम्तिहानात, या फिर इससे पहले सरकार की तरफ से नीट के एग्जाम्स लिए गए थे। और उसी हिसाब से सरकार का कहना है कि इस बार भी इम्तिहानात 4 मई से 10 जून तक कराए जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है कि 15 जुलाई तक इनके नताइज भी सामने आ जाएंगे। मरकजी वजीर तालीम की तरफ से कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इस बात की वजाहत कर दी गई कि CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानों का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों को कहा गया है कि वो सेट प्रोटोकॉल के तहत प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 12वीं जमात के हवाले से शुरू करें और 1 मार्च से यह सिलसिला जो है वो वहाँ पर शुरू होगा। 15 जुलाई को रिजल्ट्स आएंगे। तो जहां डेट्स अनाउंस कर दी गई है कि किस तरीके से इम्तिहान होना है, वहीं पर रिजल्ट भी सेट डेट के तहत ही आएगा। कल रमेश पोखरियाल की तरफ से साफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर अभी भी कोरोना वायरस का कहर है, इस बीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हर मरहले पर हम आगे बढ़े, एहतियात के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ने की अशद ज़रूरत है। रमेश पोखरियाल साहब ने क्या कुछ कहा, ज़रा सुन लीजिएगा ताकि आप जिस्मानी तौर और जहनी तौर पर तैयार हो जाएं CBSE के इम्तिहानात के लिए। जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। 30% सिलेबस की कमी के साथ 4 मई से इम्तिहानात शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल्स की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है। 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे 10th और 12th के। 4 मई से 10 जून तक इम्तिहानात होंगे और 1 महीने बाद यानी 15 जुलाई तक लगभग सरकार कोशिश कर रही है कि नताइज भी सामने आ जाए। चलिए जी, बढ़ते हैं जरा आगे और बात करते हैं, चूंकि वायरस की खबर बड़ी अहम है और कोरोना वायरस को लेकर मुल्क भर के अंदर इस वक्त क्या तैयारियां चल रही है वो एक बड़ी खबर है और इस पर नजर हर एक की है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है उस बीच खबर यह है कि बहुत जल्द हरी झंडी मिल सकती है वैक्सीन को मुल्क के अंदर और सिलसिले में काम जो है वो लगातार जारी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इस बात का इशारा दे दिया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन लगभग तय मकाम पर आ चुका है और बहुत जल्द इसकी मंजूरी जो है वो मिल सकती है। बहुत जल्द इसके लिए मंजूरी मिल सकती है, जहां पर ड्राई रन का डेटा वेबसाइट पर भी रखा जाएगा और वैक्सीन के लिए जल्द सरकार भी मंजूरी दे सकती है। कल मुख्तलिफ रियासतों में ड्राई रन किया जाएगा, एक हिसाब से ट्रायल कह लीजिए, और उन लोगों को जिन्हें तैयार किया गया है वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी जो अमला है उसकी पूरी एक बाज़ाब्ता ड्रिल होगी। तैयारी किस तरीके की है उसका निरीक्षण किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा और दूसरी तरफ जो माहिरीन हैं जो तकसीमकारी के इस अमल में हिस्सा लेंगे उन्हें वज़ीर आज़म की तरफ से तलकीन की गई है कि वो खास तौर पे एहतियात इस पूरी वैक्सीन ड्राइव के दौरान बरतें।
बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ड्राई रन कल मुल्क भर के अंदर शुरू किया जाएगा और इस ड्राई रन के लिए हर मकाम पर जहां जहां पर ड्राई रन होने हैं 25-25 लोग यानी 25 बेनिफिशरीज को जो है वो ये ड्राई रन का हिस्सा बनाया जाएगा और ये सारे हेल्थ वर्कर्स होंगे और ये डाटा सारा अपलोड किया जाएगा कोविन जो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उस पर, ताकि मॉनिटर किया जाए आने वाले 20 दिनों तक कि इन पेशेंट्स की जिनको ये कोविड वैक्सीन लगाया गया है ड्राई रन के दौरान उनकी पोजीशन क्या कुछ रहेगी और उसके बाद हतमी ग्रीन सिग्नल और अलाउ जो किया जाएगा मुल्क भर के अंदर। जहां पर ये सारी तैयारियां चल रही है वहीं पर हम आपको यह भी बताते चले कि कल वजीर आजम ने एक बार फिर जहां माहिरीन से वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा तलकीन की है, वहीं पर अवाम से भी कहा है कि वो अफवाहों पर कान न दे क्योंकि मुल्क भर के अंदर अफवाहों की मिशनरी बहुत ज़्यादा तेज चलती है और वैक्सीन से पहले जिस तरीके के अफवाहें फैलाई जा रही है दरअसल ना उनका सर है और ना ही पैर। इसलिए जो तकनीकी लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर साहिबान हैं, जिस तरीके का मशवरा वो दे उसी मशवरे के तहत ही काम आगे बढ़ाया जाए। और माना जा रहा है कि लगातार कोविड वैक्सीन को लेकर मुल्क भर के अंदर सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो रही है और कल भी टास्क फोर्स की आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई थी और उस टास्क फोर्स ने जहां मुल्क भर के अंदर कोरोना वैक्सीन की तकसीमकारी के हवाले से ब्लूप्रिंट का दोबारा जायजा लिया, वहीं पर कल से शुरू होने वाले ड्राई रन का भी आज खुद जायजा लिया, यानी दोबारा से जायजा लिया गया। अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस महीने के आखिर तक एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आएगी, जिसके बाद वैक्सीनकारी का अमल पूरे मुल्क के अंदर शुरू किया जा सकता है। उम्मीद करें सो कि 2021 के अंदर कोविड से पूरी तरह से हम फ्री हो जाए, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहां पर वैक्सीन से पहले ही हालात बहुत ज्यादा काबू में भी है। तो वैक्सीन के बाद बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी से आपको जरा किसानों का हाल भी बताते चले, क्योंकि नए साल के जश्न में जहां मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े इज्तिमात और रक्स सरूर की मजलिसें हुई हैं, महफिलें हुई हैं, वहीं पर किसान सड़क पर ही नए साल की आमद में बैठा रहा और नए साल की आमद को लेकर ठिठुरती सर्दी के बीच किसानों ने अपना एहतजाज जारी रखा हुआ है। और इस तहरीक के जहां आज 37 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, 37वां दिन नए साल में दाखिल हुआ इस तहरीक का रात 12 बजे से, लेकिन नए साल के मौके पर भी किसान अपने मुतालबात को लेकर बजिद है। नया साल, पहली रात और ये दिन की जो शुरुआत अब से थोड़ी देर पहले हुई है, सूरज की नई किरणें इन लोगों के लिए भी सड़कों पर, कौमी शाहराहों पर गुजरी हैं और इस बीच सरकार और किसानों के बीच मुज़ाकरात जारी हैं। 4 जनवरी को अगली मीटिंग होगी, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का यह कहना है कि सरकार ने अब तक जो कुछ उनके साथ वादे किए हैं, यानी 4 में से 2 मुतालबात लगभग 50% मांगे वो पूरी कर ली गई थी। पराली या बिजली बिल जो था उस हवाले से सरकार ने जरूर सरकार और दूसरी तरफ किसानों के बीच इत्तेफाक हुआ था, लेकिन तहरीरी तौर पर सरकार की तरफ से कोई दस्तावेज अभी तक किसानों को नहीं दिया गया, जिससे यह भी कयासराइयां लगाई जा रही हैं कि 4 तारीख को जब मीटिंग होगी सरकार फिर यकीन दहानी करवा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि तहरीरी तौर पर रिटर्न में अब तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है। इस बीच जब एहतिजाज के 37 रोज मुकम्मल हुए हैं तो राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ दीगर कुछ रियासतों से भी किसानों के कुछ और काफिले दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बीच सरहदें अबूर करते करते पुलिस के साथ झड़पें होने की भी इतलात मौसूल हो रही। कल भी मुख्तलिफ सरहदों पर पुलिस और किसान मुजाहिरीन के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। बैरिकेडिंग को हटाया गया और उसके बाद मार्च किया गया दिल्ली की और तकरीबन 100 किसान जो है वो 25 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर जो है वहां पर उन्होंने कल हंगामा किया और सीधे बाद में रुख उस जगह का किया जहां पर किसान इस वक्त सरापा एहतजाज है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धुंध और ठंड के बीच किसान अपने जज्बे में कमी नहीं ला रहे और ये तस्वीरें कल की हैं जब उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा और उसके बाद दिल्ली की ओर कूच किया और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर उस मकाम पर पहुंचे जहां पर किसान सरापा एहतजाज है।
जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त को तोड़ते हुए किसानों ने कल वहां की ओर रुख किया, जहां पर लगातार दिल्ली के अंदर किसान है और हरियाणा और राजस्थान के इन किसानों ने कल उस जगह को ज्वाइन किया है जहां पर किसान सरापा एहतजाज है। तो किसानों का एहतजाज फिलहाल लगातार जारी है और आज एक अहम निशस्त दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रही है किसानों के हवाले से, जहां पर हुकूमत की जो एश्योरेंस आई है, जो बात सामने रखी गई है मीटिंग के अंदर, उस पर तबादले ख्याल होना है और आगे की हिकमत अमली को तरतीब भी देना है कि किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात एक और बड़ी खबर की भी करते हैं और बड़ी खबर जो है वो अदालत के हवाले से है। कॉलेजियम की सिफारिशात और मरकजी वजारत कानून की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए वजारत कानून ने हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत कई जजों के तबादले और तकर्रियाँ अमल में लाई गई है। 4 हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 4 जजों को हाई कोर्ट जज बनाया गया है। और इस तरीके से जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी एक नए चीफ जस्टिस की तजवीज़ जो थी उसको मान लिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर पंकज मित्तल जो है वो अब जम्मू कश्मीर के नए चीफ जस्टिस होंगे और जस्टिस राजेश बिंदल को कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। और ये तबादले और तकर्रुर की तफसील जो है वो कल रात देर गए सदर हिंद के ऐवान से सदर हिंद के दस्तखत और मंजूरी के साथ भी जारी कर दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर कल ये ऑर्डर सामने आए हैं। तो तबादले और तकर्रुरियाँ भी हुई हैं और जम्मू कश्मीर के लिए पंकज मित्तल अब नए चीफ जस्टिस होंगे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जहां हम जजों की आपको बात करते हैं तो शायद आज तक आपने बहुत कम ये सुना होगा कि जज भी सस्पेंड हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर से हम ये खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के फुल कोर्ट ने कल इस बात को मंजूरी दे दी है कि सब जज को सस्पेंड किया जाए। जी हाँ नाजरीन, सब जज को सस्पेंड किया गया है और फुल कोर्ट की मीटिंग जो चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की सदारत में मुनक्किद हुई है उसमें सब जज उड़ी इम्तियाज अहमद लोन को फिलहाल सस्पेंड करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इम्तियाज अहमद लोन जो सब जज उड़ी थे उन्हें सस्पेंड करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रार जनरल जवाद अहमद जो हैं उनकी तरफ से फुल कोर्ट रेजोल्यूशन और रेगुलर इंक्वायरी के हवाले से एक बड़ा हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है और उस हुक्मनामे में ये कह दिया गया कि इम्तियाज़ अहमद लोन जो सब जज उड़ी है जब तक उनके खिलाफ इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। यानी जो लोग ये समझते थे कि शायद जज साहब कुर्सी पर बैठकर उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है या कोई मामला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, आज जम्मू कश्मीर से एक और मिसाल आपके सामने आई है जहां पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि सब जज साहब को फिलहाल सस्पेंड रखा जाए और जब तक उनके खिलाफ इंक्वायरी पूरी नहीं होगी। मीनवाइल नूर मोहम्मद मीर सेक्रेटरी डीएलएसए कुपवारा को ट्रांसफ़र किया गया है और वो फिलहाल रहेंगे सब जज वहां पर इम्तियाज़ अहमद लोन की जगह। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक दिल्ली से हमने आपको बताया कि हुक्मनामा आया और श्रीनगर से बड़ी खबर हमने आपको बताया कि जजों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और फिलहाल कार्रवाई के तौर पर सस्पेंशन के ऑर्डर्स आए हैं। अगर इल्जामात साबित हुए तो आगे कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो सब जज उड़ी फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं जरा आगे, अब एक और अहम खबर की ओर आते हैं और अहम खबर मैं इसको इसलिए मानता हूं क्योंकि श्रीनगर के अंदर लावेपोरा एनकाउंटर गुज़श्ता दिनों हुआ था। कल भी हमने खबर के तौर पर हमने आपके सामने रख दिया था कि क्या कुछ है, लेकिन अब इसमें नई नई बातें सामने आ रही है। जहां कल हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बयान आए और महबूबा मुफ्ती के 2 खत भी सामने आए, वहीं पर अहले खाना की तरफ से अब बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक खत लिखा गया है और यह खत काफी इंपॉर्टेंट है। पहले खबर को आप सुन लीजिएगा कि लावेपोरा एनकाउंटर को लेकर लवाहिकी ने एलजी के नाम लिखा खत। फौज ने जो दावा पेश किया है उस पर उठाए हैं सवाल। यानी फौज लगातार कह रही कि 3 मिलिटेंट थे, उनके पास हथियार था और कौमी शाहराह पर वो हमला करना चाहते थे। कल आपको याद होगा डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि फौज की तरफ से जो दावा पेश किया गया है बहुत कम मुमकिन है कि उस पर शक किया जाए क्योंकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन अब यहां पर
हालात कुछ और बन रहे हैं, क्योंकि रात देर गए अहल खाना की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्होंने तहरीरी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को खत रवाना किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बच्चा सिविलियन था, मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं था एक, और उनकी लाश उन्हें दी जाए। फैमिली की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई कि जो फौज का बयान आया या जो बाद में पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है। एजाज मकबूल, उनका जो पुलिस कांस्टेबल भी है, उनका बेटा इसमें मारा गया है। उनके अहल खाना की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया कि जो मारा गया वो डिग्री कॉलेज पुलवामा में ज़ेर तालीम था, 3 बजे तक वो बराबर राब्ते में था और उसके बाद वो चला गया। और उसके बाद SHO राजपुरा की कॉल आई जिसमें उन्होंने कहा कि आप PCR जाइए, वहाँ पर उनकी लाश पड़ी है। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो मिलिटेंसी के किसी भी सफ में कभी भी गया हो और मिलिटेंसी से कहीं पर भी उसका ताल्लुक है। दावा अहल खाना की तरफ से सामने पेश किया गया, नंबर 1। नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एक की तरफ से नहीं है बल्कि 2 फैमिली मेंबर्स की तरफ से इस बात की बात जो है सामने रखी गई है कि इंतजामिया को भी कहा गया है और LG हुकूमत के नाम जो है वो खत भी रवाना किया गया है। अहल खाना को की तरफ से यानी फैमिली की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। फौज की तरफ से जो दावा पेश किया गया है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा कल लेफ्टिनेंट गवर्नर को 2 खत लिखे गए, एक फैमिली की तरफ से आया है, दूसरा महबूबा मुफ्ती ने भी खत लिखा जिसमें उन्होंने बड़े खदशात का इजहार किया और कहा कि देखिए लोग जो कह रहे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पैदा करना इंतजामिया की अशद ज़रूरत है। जिस तरीके से शुपिया अमशीपोरा मामले पर गवर्नर इंतजामिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, उससे एतमाद देखने को मिला पुंछ रजौरी की आवाम के अंदर और जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक तहकीकात हो ताकि सही बात सामने आ सके, क्योंकि खदशात बहुत ज़्यादा इस एनकाउंटर पर बन रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि फैमिली की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और ये दावा जो पेश किया गया था फौज की तरफ से उस पर उन्होंने सवाल उठाया। अहल खाना को मकाम झड़प पर क्यों नहीं लाया गया, ये बड़ा सवाल वालिदैन की तरफ से पूछा जा रहा है। नंबर 1 कहा जा रहा है कि फौज लगातार ये दावा पेश कर रही है कि उन्होंने सरेंडर के लिए कहा, जबकि हम अक्सर ये देख रहे हैं साउथ और नॉर्थ में जब भी झड़पें हुई हैं तो अहल खाना को बुलाया जाता है, उनसे अपील करवाई जाती है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया गया, जबकि एक का ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ है, यानी इजी एक्सेस हो सकती थी, उसे लाया जा सकता है। नंबर 1 और लाशों को अब उनके हवाले किया जाए, यह भी बड़ी बात हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है। मकामी आबादी क्या कुछ कह रही है, आज मैंने कुछ अखबारात में इस खबर को बड़ी डिटेल में पढ़ा है और जो मकामी लोग हैं वहाँ पर उनका मानना है कि इस घर को जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, अगर हो सके तो वो एनकाउंटर के शॉट्स भी चलाइए। इस घर में 3 दिन पहले भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस घर के सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी तरीके का कोई हथियार नहीं मिला, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये मकान जो है ये सोपोर की एक फैमिली है जिनका ये मकान है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रहते हैं, बैरून रियासत है, मकान जहाँ शायद खाली पड़ा था तो इसलिए वहाँ पर फौज आई थी। और जिस दिन ये झड़प शुरू हुई है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि डेट्स एन इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हुआ है, तो अक्सर हम देखते हैं जब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो नाके लगाए जाते हैं, आसपास के एरिया को कॉर्डन किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो लेफ्ट राइट के मकान होते हैं वहां पर लोगों को बाहर निकाला जाता है। यहां पर जो बातें सामने आ रही हैं, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि आसपास के मकान के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर नहीं निकाला गया। तो यहां पर यह सवाल उठ रहा है और अचानक से गोलाबारी इतनी ज्यादा हुई कि आनन फानन में सब कुछ बंद करना पड़ा। तो ये भी अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो क्यों वो सारे सेट प्रोटोकॉल जो थे फॉलो नहीं किए गए, एक बड़ा सवाल जो है वो लोगों की तरफ से भी उठ रहा है। इंतजामिया भी इसको देख रही है, लेकिन अब सबकी नजरें जो है, मैंने कल भी कहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर लगी हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पूरे मामले पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो खदशात बढ़ रहे हैं, इनको किस तरीके से देखें। लेकिन बड़ा सवाल है यहां पर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त है वो ये है कि फौज क्या कुछ कह रही है। फौज का दावा यह है कि इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया, रात को भी परस्यू करने की कोशिश की गई कि वो सरेंडर करे, सुबह भी की, नहीं हुआ, उसके बाद फायरिंग हुई तो मामला यहां पर बाद में एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस का बयान जो आया, उन्होंने कहा कि फौज के पास इत्तला थी, फौज ने ऑपरेशन शुरू किया, गोली चली, उसके बाद SOG चला गया, क्विक रेस्पॉन्स टीम चली गई और मामला आपके सामने है। तो ये पूरा मामला जो है यहां पर है।
अब बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है जो शायद हर एक के जहन में होगा और अरबाब इख्तिदार के अंदर जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी इस मामले को जरा संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा। नंबर 1 वो ये कि अमशीपोरा फर्जी झड़प, अब तो लगभग 90% वो साबित है कि वो जनाब फर्जी झड़प है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो हथियार जो वहां पर दिखाया गया था वो हथियार किसका था, आया कहां से था, इस पर कभी बात होनी चाहिए और एक अकाउंटेबिलिटी पैदा होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और अगर ये झड़प श्रीनगर वाली झड़प भी उसी तरीके की होगी जिस तरीके की अमशीपोरा की है तो फिर क्रेडिबिलिटी स्टेक पर आती है सबकी, क्योंकि हथियार, मेरे लिए सबसे बड़ा मामला कि हथियार कहां पर आता है। क्या हथियार इतना सरप्लस है कि कोई कहीं पर भी किसी को भी रखकर मार सकता है, बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ मैं छोड़े जाता हूं, आप भी सोचिए, यहां पर हम भी सोचते हैं और इंतजामिया के जवाब का इंतजार करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबर एक और आपको बताएंगे जो इंतहाई खराब खबर है और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसके बाद सोचने पर आप भी मजबूर होंगे कि आखिर हम कहां की ओर जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद